समय के लिए, कितने घंटों के लिए स्कूल में प्रतिदिन रहता है, वो घंटे भरने हैं। यहाँ पर हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ पर औसत घंटे नहीं भरने हैं, पूरे साल का एवरेज कैलकुलेट करके नहीं भरना है। यहाँ पर सिर्फ वो घंटे भरने हैं कि एक टीचर स्कूल में कितने घंटे के लिए आता है, कितने घंटे के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहता है। अगर वो 8 घंटे रहता है तो सिर्फ 8 लिखना है, उसको पूरे ईयर के लिए डेज से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके एवरेज नहीं निकालनी है, सिर्फ नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स लिखना है, 8 या 7 जो भी उसका नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है वो लिखना है। टीचर्स का जो आवर्स है और जो बच्चों का स्कूल में रहने का समय है वो दोनों में अंतर हो सकता है, ठीक है। कुछ अध्यापक हैं वो लेसन तैयार करने के लिए 1 घंटा आधा घंटा जल्दी आ जाते हैं और 1 घंटा और ज़्यादा रुकते हैं आंसर शीट्स को जांचने के लिए और लेकिन बच्चों का समय तो अगर 7 से 12 ही है, पर टीचर हो सकता है 7 बजे से पहले आ जाए और 12 बजे से बाद में भी रुके, तो उनका टोटल टाइम जो है स्कूल में रहने का आवर्स में वो आपको लिखना है और बच्चों का अलग से जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से लिखना है। साथियों, इसी दौरान हम एक सवाल और लेना चाहेंगे जो भिवानी हरियाणा से भेजा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये कि एलिमेंट्री लेवल पर एक स्कूल में हिंदी भाषा में हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है, जबकि सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता है, तो स्कूल में क्या भरेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप सभी को ज्ञात रहे कि ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट हम एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए अप्लाइड है, तो आप सिर्फ वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस भरेंगे जो सिर्फ एलिमेंट्री क्लासेस के लिए, क्लासेस 1 से लेके 8, कक्षा 8 1 से लेके 8 तक के लिए जितने भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल हैं सिर्फ वही भरेंगे। इनका एक सेकंड क्वेश्चन भी है कि एक स्कूल है जहां 5वीं से 10वीं क्लास, तो 5वीं से 10वीं कक्षा मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ाई जाती है और इवनिंग शिफ्ट में कक्षा 11 और 12 पढ़ाई जाती है, तो क्या इसे हम शिफ्ट स्कूल कहेंगे या नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है और कई जगह पर ऐसा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे स्कूल में जरूर आप उसको शिफ्ट स्कूल कहेंगे। हो सकता है दूसरा स्कूल जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं प्रदान करता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानकारी, क्योंकि हम दूसरे स्कूल की कोई एक कॉल आ रही, ले लें पहले शैलेंद्र बीच में। हेलो, मैं मैडम राकेश दत्त द्विवेदी। हाँ जी बताइए। निवास मंडला। हाँ जी। हाँ, ये पूछ रहा था मैडम कि ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और ये पीटीए, ये क्या दोनों अलग अलग चीज हैं? और यदि हैं तो क्या अभी इनका गठन करना है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हाँ सही बात है, और पीटीए। जैसे कि अभी बताया था, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और पीटीए बिल्कुल आज के हिसाब से तो दोनों अलग अलग है। अब आपको हमें ये भी पता है कि हर राज्य ये शिक्षा के अधिकार का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत वो जो नियम बनेंगे उसमें बताएंगे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कैसे फॉर्मुलेट होगी, कैसे कंस्टिट्यूट होगी, उसमें कितने मेंबर रहेंगे और कितने उसमें पेरेंट्स के मेंबर रहेंगे, कौन सी कम्युनिटी के कितने मेंबर रहेंगे। जब ये कानून बन जाएगा, जो इसकी गाइडलाइंस बन जाएगी, उसके हिसाब से जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसकी सूचना हमारे डाइस पत्र में देनी है, जो कि प्यूपल टीचर पेरेंट टीचर एसोसिएशन है उससे बिल्कुल भिन्न है। हमें जो राइट टू एजुकेशन है उसके अंतर्गत जो रूल्स है उससे जो एसएमसी बनेगी उसकी सूचना इसमें देनी है। एक सवाल अभी और हमारे पास में आया था, ये सिंह भूमि से झारखंड से, ये पूछते हैं कि साहब बीपीओ जो कि बीपी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में काम करता है और विद्यालय का भ्रमण करता है, तो क्या कुल किए गए भ्रमणों की संख्या को भी डीसीएफ में संग्रह किया जाना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से जो भी अधिकारी जो ब्लॉक लेवल से नीचे स्कूल में भ्रमण करने के लिए जा रहा है निरीक्षण के लिए, निश्चित रूप से इनको भी इसमें कुल में जोड़ना चाहिए। शैलेंद्र जी आप अपनी चर्चा जारी कीजिए। जी, हम एक सवाल पर चर्चा कर रहे थे जो आया हुआ है भिवानी हरियाणा से, जिसमें एक स्कूल ऐसा है जो मॉर्निंग शिफ्ट में कक्षा 5 से 10 के लिए चलता है और इवनिंग शिफ्ट में 11 और 12 कक्षा के लिए चलता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ आप शिफ्ट स्कूल मेंशन करेंगे, जबकि वो दूसरा स्कूल जो लगता है इवनिंग में वो एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं देता। इससे हमें एटलीस्ट एक जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम दूसरे स्कूल की जो इवनिंग शिफ्ट में चलता है उसकी और कोई डिटेल नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक जानकारी मिल सकती है कि क्या यह है विद्यालय का जो बिल्डिंग है या क्लासरूम्स है, ये हम स्पेशल ट्रेनिंग के लिए शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तो हमें ये पता लग जाएगा कि अगर ये विद्यालय शिफ्ट में चलता है, पारियों में चलता है, तो हम इसका बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं किसी भी और एक्टिविटी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जानकारी को लेना, और ये आपको शिफ्ट स्कूल ही कहना है। शैलेंद्र ने बहुत अच्छी बातें हमें बीच में बताई थी, स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में, 5% रैंडम सैंपल चेकिंग के बारे में। मैं भी इसमें आपको ये फिर कहना चाहता हूँ, एक बार फिर जोर दे के कहना चाहेंगे कि ये राज्य स्तर के अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जो 5% रैंडम सैंपल चेकिंग है वो प्रतिवर्ष हर राज्य में होती है, लेकिन सभी जिलों में नहीं होती है, केवल 2 या 3 जिलों में, 10% ऑफ द टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में ही हर साल होती है। लेकिन इसकी जो मुख्य फाइंडिंग्स है वो बाकी के सभी जिलों के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो ये राज्य स्तर पर कार्य करने वाले MIS और दूसरे अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि जो मुख्य फाइंडिंग्स है उसको डिस्ट्रिक्ट के साथ में शेयर करे, और इन टर्न बाद में डिस्ट्रिक्ट वाले भी ब्लॉक और CRC के साथ में शेयर करें। हमारा उद्देश्य, जैसे शैलेंद्र ने भी कहा था, कि केवल ये रिपोर्ट बनाना ही नहीं है या उसको वेबसाइट में डालना ही नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारी डेटा की गुणवत्ता जो ऑलरेडी अच्छी हो चुकी है, लेकिन कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश उसमें है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर ये मेन फाइंडिंग्स आप ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक वाले क्लस्टर तक, क्लस्टर वाले हेडमास्टर साहब तक ले जाएंगे, तो हो सकता है कि जो बार बार एक ही तरह की गलतियां हम कर रहे हैं, और तो हेडमास्टर साहब को ये बताएं कि किस तरह से अच्छी जानकारी, सही जानकारी आ सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। इसमें ये कह रहे हैं कि शालाओं में PTA का गठन 2 वर्ष पूर्व किया गया था। जी प्लीज बोलिए। कि अभी जो आपके एक ट्रेनर थे उन्होंने बोला कि इसमें SMC के बारे में लिखना है, और दूसरों ने ऐसा बताया कि PTA के बारे में लिखना है। तो ये चीज दोनों अलग अलग है, फिर क्यों ऐसा बताया गया है? हाँ बोलिए। साथियों, यहाँ हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे और आपसे माफी चाहेंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन में जो दिखाया था उसमें शायद वो PTA रह गया। इनफैक्ट वो SMC ही है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो प्लीज कंफ्यूज ना करें, क्योंकि जैसा मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश में PTA बहुत एक्टिव है, पिछले 2 सालों से वहाँ कार्य चल रहा है और अच्छी तरह बहुत एक्टिव PTAs हैं। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि हमें जो जानकारी इकट्ठा करनी है हमारे प्रपत्र में, ये हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में जानकारी लेंगे, PTA के बारे में बिल्कुल नहीं कर रहे, नंबर 1। दूसरा है कि PTA कई राज्यों में उसी तरह के फंक्शन कर रहे हैं जो SMC को करने हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा एट द सेम टाइम कि जो SMCs का जो वर्किंग एरिया है, जो इनकी पावर्स हैं, वो PTA से बहुत ज़्यादा हैं। PTA की बहुत लिमिटेड पावर्स हुआ करती थी, बहुत ही लिमिटेड एरिया ऑफ वर्किंग हुआ करता था। SMC का एरिया ऑफ वर्किंग पूरा डिफरेंट हो गया है अंडर RTE। इसमें अब SMC को पूरी पावर दी गई है कि स्कूल का जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान अगले 4-5 साल के लिए जो डेवलपमेंट प्लान है वो भी SMC बनाएगी। जितना भी स्कूल में किसी भी तरह का खर्चा किया जाएगा, किसी भी तरह का पैसा आएगा या वहां से व्यय किया जाएगा, वो हर तरह का खर्चा आपको SMC के द्वारा ही किया जाएगा। तो PTA हो सकता है कई स्टेट्स में अगर वो काम कर रही हैं तो उन्हें उनकी पावर्स बढ़ाने के बाद उन्हें ही SMC का दर्जा दे दिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन हम जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी जानना चाह रहे हैं स्कूल से, वो यही जानना चाह रहे हैं कि क्या आपकी PTAs अगर कहीं थी तो क्या वो कन्वर्ट हो चुकी हैं SMCs में, क्या SMCs फंक्शनल हैं आपके स्कूल में या नहीं। सिर्फ यही जानकारी जानना चाह रहे हैं। इसमें PTA के बारे में कंफ्यूज मत कीजिए, PTA की कोई जानकारी हम नहीं लेंगे इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट में। थैंक यू फ्रेंड्स। तो और हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि साहब जब आप अभी वापस इस गोष्ठी से, इस और सेमिनार से चले जाएंगे और 30 तारीख को हम डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, तो हमारे जो क्लस्टर के साथी हैं और ब्लॉक के साथी हैं उनको बहुत सारे काम और करना है। जब डेटा इकट्ठा करना शुरू हो जाए 30 सितंबर के से, या जब हम डाइस फोर्टनाइट या सप्ताह मनाने लग जाएं, उसके पहले जैसा कि आपको विदित ही है कि इसी तरह का
ये आधे दिन का प्रशिक्षण या एक दिन का प्रशिक्षण हमारे क्लस्टर के साथी लोग और ब्लॉक पे काम करने वाले साथी लोग भी हमारे जो रेस्पोंडेंट हैं, हेडमास्टर साहब, मुख्य अध्यापक साहब या प्रिंसिपल साहब, उनके लिए करना है। आप अभी से ही एक टाइम टेबल बना लीजिए। शैलेंद्र जी ने आपको पूरा एक टाइम टेबल बना के दिया है और ये dice.in के भी हमारे जो वेबसाइट है उस पर भी उपलब्ध कर लिया जाएगा। मोटे रूप से आप इसको थोड़ा सा संशोधित अपने हिसाब से करके एक टाइम टेबल बना लें और उसमें निश्चित रूप से ये प्रावधान करें कि आप इनको कब तक ट्रेनिंग कर देंगे। जल्दी से जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही आप इनकी व्यवस्था कीजिए ट्रेनिंग की, और उसके बाद में ये भी डिसाइड कर लीजिए टाइम टेबल में कि CRC लेवल पे चेकिंग कब होगी, BRC लेवल पे कौन चेक करेगा, कितना चेक 25% की चेकिंग कैसे होगी, और ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हर स्कूल से अगर हर ब्लॉक से अगर 5 स्कूल लेनी है तो उसका टाइम टेबल भी अच्छी तरह से बना लिया जाए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी हैं MIS के, उनकी जिम्मेवारी। भिवानी से कॉल आ रही है, क्या हम ले लें बीच में? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए भिवानी से। बोलिए मैडम जी, ये किस 12 नंबर के ऊपर पेज नंबर 4 पे 12 नंबर किस्त दिखाया गया है कि वेदर स्कूल एज लाइब्रेरी। हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें लाइब्रेरी नहीं है परंतु लाइब्रेरी बुक्स अवेलेबल हैं, उसको कैसे मेंशन करेंगे उसमें? और दूसरा नंबर ये दिखाया गया कि पेज नंबर 3 के ऊपर 3.3 में ये पीजी का आपने बता दिया, परंतु 3.2 में जो फॉर्मेट हमें डाउनलोड किया उसमें है परसेंटेज ऑफ एड बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, परंतु जो प्रशिक्षण चल रहा है प्रोग्राम इसमें प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित बातें की गई हैं, एलिमेंट्री से संबंधित नहीं की गई हैं। और इसी प्रकार से पेज नंबर 2 के ऊपर 8 नंबर है ये टॉपिक, इसमें सैंक्शन पोस्ट केवल सभी प्राइमरी अपर प्राइमरी इकट्ठी मांगा गया है, जबकि वर्किंग पोजीशन प्राइमरी अपर प्राइमरी मांगा गया है। तो क्या प्राइमरी और अपर प्राइमरी सैंक्शन पोस्ट इकट्ठी दिखानी है या अलग अलग मेंशन करनी है? प्लीज, थैंक यू जी। धन्यवाद। हमारे साथी भिवानी से हमारे साथ थे, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। पहला प्रश्न है इनका कि स्कूल में लाइब्रेरी अवेलेबल है, लाइब्रेरी नहीं है लेकिन बुक्स अवेलेबल है स्कूल में। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो देखा गया है, ऐसा जानकारी है सभी के पास कि स्कूल में बहुत सारी बुक्स होती हैं लेकिन वो एक अलमारी में रख दी जाती हैं एंड वहाँ पर लाइब्रेरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये स्पेसिफाई करता है कि आप स्कूल का कोई भी एक एरिया में भी एक क्लासरूम में आप एक कॉर्नर बनाएंगे जो कि लाइब्रेरी के रूप में जाना जाएगा, जहाँ से बच्चे किताबें ले सकते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से यूज़ करें उसे और वापस फिर रखें वहाँ पर। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। तो आपको यू विल हैव टू कॉल इट अ लाइब्रेरी, तो और ताकि बच्चे उसको बुक्स को एक्सेस कर सकें। ये नहीं कि आपके ट्रंक में अगर किताबें रखी हैं तो वो गिने। दूसरा, तो ये पहले हम प्रश्न बताना चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी आपने कोई आइडेंटिफाई कर रखी है या नहीं। अगर कर रखी है तभी किताबें बताइए, अदरवाइज तो नंबर ऑफ बुक्स तो सभी स्कूल्स में होंगी, वो मत बताइए। आप ये बताइए कि लाइब्रेरी आपने आइडेंटिफाई की है या नहीं पहले। अगर लाइब्रेरी है तो फिर उसमें कितनी किताबें हैं, ये सब्सिक्वेंट प्रश्न है। दूसरा है परसेंटेज ऑफ एड बीइंग रिसीव्ड। तो परसेंटेज ऑफ एड बीइंग रिसीव्ड का इसका मैं थोड़ा क्लैरिफाई ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे नहीं, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पूरा 100% एड स्कूल को नहीं दिया जाता। ऐसा होता है कि आपका एक प्राइमरी स्कूल चल रहा है जो एडेड स्कूल है, लेकिन सरकार, भारत जो कोई भी सरकार है, राज्य सरकार या कोई भी सरकार, लोकल बॉडी उसे 50% एड दे रही है कि अगर आप 1000 बच्चे पढ़ाते हैं तो 500 बच्चों का खर्च सरकार वहन करेगी और बाकी 50% जो होगा वो आप अपने संस्था के थ्रू कीजिए, और उन 50% बच्चों से फीस भी ली जाती है उन्हीं स्कूल्स में। तो ऐसा होता है, इसीलिए हम ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि आपको कितने % एड गवर्नमेंट से मिलता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आंसर होगा कि 100% मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होगा जहां वो कहेंगे 50% या 70% एड मिलता है। इसके अलावा कितने बच्चे एनरोल हैं जो फ्री में उनको शिक्षा मिलती है। ऐसा हो सकता है कि आप एड तो लेते हैं 50% लेकिन आप फ्री शिक्षा देते हैं ओनली 20% ऑफ द चिल्ड्रन को। तो इसीलिए ये जानकारी जानने के लिए हमने ये तीसरा ये कुछ सवाल पूछा है। तीसरा, सैंक्शन पोस्ट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। हमारे बहुत सारे राज्यों में ऐसा है कि सैंक्शन पोस्ट प्राइमरी के लिए एंड अपर प्राइमरी के लिए अलग अलग हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों में ये सैंक्शन पोस्ट अलग अलग नहीं है। बहुत सारे राज्यों में तो सैंक्शन पोस्ट होती ही नहीं है। से फॉर एग्जांपल यूपी, उत्तर प्रदेश 1,71,000 स्कूल हैं, लेकिन स्कूल वाइज सैंक्शन पोस्ट नहीं होती। उनकी जो सैंक्शन पोस्ट होती है टीचर्स की, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की होती है।
डिस्ट्रिक्ट का कार्डर होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 4000 टीचर्स हैं जी, उसके बाद वो स्कूल वाइज अपने आप रीडिप्लॉय करते रहते हैं और उनका ट्रांसफर चलता रहता है। तो स्कूल बेस्ड सैंक्शन नहीं होती, लेकिन जहां भी एप्लीकेबल होगी हम सिर्फ इतना जानकारी लेना चाहते हैं